गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। डाइसैकेराइड, इसके पहले हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड के बारे में, अब है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स एक व्युत्पत्ति शब्द है, ठीक है, जो कि दो सैकेराइड्स को संदर्भित करता है। संदर्भित करता है का क्या मतलब हो गया? दो सैकेराइड्स के बारे में हमें बताता है। जैसे मोनोसैकेराइड एक के बारे में बताता है, इसी तरह से जब डाई हो जाएगा यानी दो के बारे में हमें बताएगा। वहाँ सामान्य सूत्र CnH2n(n-1) हो। इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n(n-1) होगा। कार्बोहाइड्रेट की इकाई संरचना को सैकेराइड कहा जाता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को क्या कहते हैं? सैकेराइड कहते हैं। इसी में जब मोनो, डाई, ट्राई लग जाता है तो वो 1, 2 और 3 हो जाते हैं। एक डाइसैकेराइड तब दो सैकेराइड्स से बना एक कार्बोहाइड्रेट होता है। डाइसैकेराइड क्या होगा कि जब दो सैकेराइड आपस में मिल जाएंगे, यानी दो मोनोसैकेराइड, एक मोनो और दूसरा मोनो, जब दो मोनो आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? दो मोनोसैकेराइड बनाएंगे। और जब दो मोनोसैकेराइड बन जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड कहेंगे। तो इस तरह से ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनाता है। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों को ही शुगर कहा जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वो शुगर ही तो होते हैं, इसलिए इनको जब हम तोड़ते हैं तो भी वो क्या, किस रूप में होते हैं? शुगर के रूप में ही होते हैं। आगे इसकी जो टेबल दी हुई है इसे आप नोट कर लेना दोनों। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके संरचना पर। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? डाइसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी दो शुगर यूनिट्स से बने होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होते हैं? शुगर की दो मोनो यूनिट्स, सैकेराइड्स, दो सैकेराइड्स जब आपस में मिलेंगे तो डाइसैकेराइड को बनाएंगे। सुक्रोज एक व्यावसायिक शुगर है। सुक्रोज क्या है? व्यावसायिक, इकोनॉमिक, ठीक है, कॉमर्शियल शुगर है, जिसकी कोशिका के संचालन में थोड़ी भूमिका होती है। लैक्टोज स्तनधारियों से प्राप्त एक डाइसैकेराइड दूध स्रावित करने वाली ग्रंथियों का एक परिणाम है। लैक्टोज किससे प्राप्त होता है? जो मैमल्स ग्रुप से, जो कि दूध देने वाले होते हैं, उनसे। डाइसैकेराइड पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में भी डाइसैकेराइड जो है नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। जैसे मैंने पहले भी इसके बताया था कि मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन से हैं और डाइसैकेराइड्स कौन कौन से हैं। तो माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सब किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं डाइसैकेराइड में। तो माल्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है जो स्टार्च के आंशिक रूप से जल अपघटित होने पर बनता है। जब स्टार्च क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड हो गया, है ना। तो जब उसका वो टूटेगा, अपघटन होगा उसका, तो क्या बनेगा? वो डाइसैकेराइड बनेगा। ये दो ग्लूकोज अवशेषों से बना होता है, ठीक है, जो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एक अवशेष के C1 और अगले ग्लूकोज अणु के C4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक संयोजन बनाते हैं। -1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कनेक्शन का नाम है। इसके आगे है, सेलोबायोज में 2 डी ग्लूकोज अवशेष होते हैं, लेकिन लिंकेज C-1 और के OH ग्रुप में के बीच होता है, जो बीटा स्थिति में होते हैं, और इस स्थिति में अगले अवशेष का चौथा कार्बन होता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज संयोजन का नाम है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पर, या जिसको हम कहते हैं जैविक महत्व। अन्य सभी कार्बोहाइड्रेट की तरह आहारीय डाइसैकेराइड ऊर्जा का स्रोत हैं। सभी जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं ये क्या करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं, है ना, जैसा हमको पहले से ज्ञात है। तो ये क्या करते हैं? डाइसैकेराइड क्या करते हैं? एनर्जी देने का काम करते हैं। मोनोसैकेराइड का उत्पादन करने के लिए डाइसैकेराइड का सेवन और पचाया जाता है। मतलब मोनोसैकेराइड का उत्पादन करने के लिए से क्या मतलब है? जो सिंपल रूप में है ना, इसको हम स्टार्च को लेकर इसको हम डाइसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड में इस तरह से तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? उसको हम और ज़्यादा इजी वे में या सिंपल फॉर्म में हम लाएंगे इसको। तो क्या हो रहा है? मोनोसैकेराइड का उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं? डाइसैकेराइड का सेवन करते हैं और उसका डाइजेशन होता है, जो कि ATP के निर्माण में आवश्यक चयापचय है या मेटाबॉलिक का काम करती है, ठीक है। किसका? ATP बनता है,
जब जब भी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा तो वो किस रूप में प्राप्त होगी, हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होगी। एटीपी जीवित जीवों में वायवीय और अवायवीय श्वसन द्वारा उत्पादित रासायनिक ऊर्जा अणु है। जो बनने वाला जो अणु है वो क्या बनता है, लास्ट में हमको एटीपी के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है। एटीपी का उत्पादन करने के लिए कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोनोसेकेराइड का सबसे नियमित रूप ग्लूकोज है। ठीक है, मोनोसेकेराइड कौन सा है, ग्लूकोज है ना। डाइसेकेराइड कौन सा था, माल्टोज। तो इसी तरह से मोनोसेकेराइड का सबसे जो नियमित रेगुलर जो लिया जाता है वो क्या है, ग्लूकोज है। जो सबस्ट्रेट स्तर यानी ग्लाइकोलिसिस हमने प्रोसेस इसकी पूरी पढ़ी हुई है, पर फास्फोरिलेट होता है और ऑक्सीडेशन के रूप से फास्फोरिलेटेड यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं और केमियोस्मोसिस यानी रसोपरासरण को शामिल करता है। इसके अलावा डाइसेकेराइड युक्त आहार ग्लूकोज के स्रोतों में से एक है। ठीक है, जब हम ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो उसमें हमें और क्या मिलता है, डाइसेकेराइड जो हम लेते हैं उसमें हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। साधारण टेबल शुगर सुक्रोज का व्यापक रूप से स्वीटनर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पेय पदार्थों और पकाए गए सामान जैसे केक और कुकीज़ में किया जाता है। किसका, डाइसेकेराइड का। छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम इन्वर्टेज खाने पर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। अब वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम सिक्रेट होता है वो क्या करता है, सुक्रोज को किस में, सुक्रोज क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया है ना, उसको किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। हालांकि बहुत अधिक फ्रक्टोज छोटी आंत में अनावशोषण का कारण बन सकता है। मतलब क्या है कि बहुत अधिक यदि फ्रक्टोज है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर उसका अवशोषण नहीं हो पाता। यदि ऐसा होता है तो बड़ी आंत में स्थानांतरित किए गए बिना अवशोषित फ्रक्टोज को कोलोनिक जीवाणुओं द्वारा किण्वन किया जाता है। मतलब वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर इसका बड़ी आंत में जा कर के फ्रक्टोज का क्या हो जाता है, उसका किण्वन यानी फर्मेंटेशन हो जाता है। और फर्मेंटेशन होने से क्या हो जाता है, फिर पेट में दर्द, डायरिया, पेट का फूलना और सूजन, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत अधिक ग्लूकोज भी किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, एक हम जो कहते हैं बैलेंस डाइट है ना, हर चीज़ की एक नियमित लिमिट होती है जिसको हमें उतनी ही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। किसी भी चीज़ की अधिकता या कमी दोनों ही डिसीज़ को बनाते हैं। अत्यधिक चीनी का सेवन मधुमेह यानी डायबिटीज़, मोटापा, दांतों की सड़न और हृदय रोग का कारण बन सकता है। यदि हम अधिक मात्रा में शुगर का उपयोग करते हैं तो हमें ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। लैक्टोज स्तन्य दुग्ध में उपस्थित एक डाइसेकेराइड बच्चों को खाद्य स्रोत के रूप में दिया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिली सूक्ष्मजीव है, हमें मालूम है ये चीज़, पहले से पढ़ा हुआ है, जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है ना, जिसका उपयोग खाद्य उद्योग में दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। जब दूध को हम फाड़ के जब हम पनीर बनाते हैं या दही जमाते हैं तो उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस ही अपना काम करता है। जब लैक्टोबैसिलस बनता है तो दही और पनीर का निर्माण होता है। हालांकि माल्टोज सुक्रोज की तुलना में कम मीठा होता है, लेकिन इसे स्वीटनर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या है, माल्टोज जो है सुक्रोज की तुलना में कैसा है, कम मीठा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम स्वीटनर के रूप में, मीठे के रूप में उपयोग करते हैं। डाइसेकेराइड विशेष रूप से सुक्रोज संवहनी पौधों द्वारा पोषक तत्व के रूप में बनते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उसमें सुक्रोज के रूप में होते हैं, है ना। सुक्रोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जो फ्लोएम टिश्यूज़ के माध्यम से पौधों में विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाता है। गन्ना विशेष रूप से व्यावसायिक चीनी उत्पादन के लिए एकत्र किया जाता है। तो ये हुआ हमारा डाइसेकेराइड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, अब हम
के बारे में पढ़ेंगे।